Very good morning, my dear students. In the last topic, we had discussed about Newton's first law of motion, second law of motion, and today we will continue with Newton's second law of motion. और इसको हम इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आज का टॉपिक बहुत इजी है और ध्यान से करना. ठीक है. सो पहला क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स क्या होता है? पार्ट्स. ठीक है, तो हमने उसके पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है. इसको एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब हमें पता है. अब देखो, आपसे कभी भी कोई पूछे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो आपने सिंपली तो बता सकते हो एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. पर क्या बताओगे? बेसिक क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. ये है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. तो यहाँ पे हमने सिर्फ देखना है कि कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस विद द यूनिट वेक्टर्स आई, जे एंड के कैप को लेके हमने करना है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो एफ, पी और ए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे लिख सकते हैं? एफ को एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप. ऐसे ही पी को पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप. और एक्सेलरेशन को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. बस ये वैल्यू हमने इन दोनों इक्वेशंस में पुट करनी है. सिंपली कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये देखो, अब एफ किसके इक्वल है? ये लिख दो, एफ के एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इज इक्वल टू, यदि मैं डी पी बाई डी टी की बात करूँ तो डी बाई डी टी साथ में पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप. या ये किसके और इक्वल है? मास इंटू एक्सेलरेशन के. और एक्सेलरेशन की जगह ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. ठीक है, फिर मैंने इस चीज़ को क्या लिखा? इकट्ठा लिख दिया. ठीक है, डी पी एक्स अपॉन डी टी आई कैप, फिर डी पी वाई अपॉन डी टी जे कैप, देन डी पी जेड अपॉन डी टी के कैप. ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या है? एम ए एक्स आई कैप प्लस एम ए वाई जे कैप प्लस एम ए जेड के कैप. ठीक है, और इधर क्या है? हमारे पास यही चल रहा है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप. कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई, जे एंड के कैप. ठीक है, यहाँ आई के साथ क्या है? डी पी एक्स अपॉन डी टी. इसका मतलब एफ एक्स क्या है? इधर आई कैप के साथ क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू डी पी एक्स अपॉन डी टी. और इधर आई के साथ एम ए एक्स, ऐसे लिख दिया. फिर एफ वाई क्या है? इसके साथ जे कैप के साथ क्या है? डी पी वाई अपॉन डी टी, वो लिख दिया. यहाँ जे के साथ क्या है? एम ए वाई. इसी तरह के कैप का एफ जेड इज इक्वल टू, इधर के कैप के साथ डी पी जेड अपॉन डी टी और इधर एम ए जेड. बस ये सिंपल सी डेरिवेशन है. क्या है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेस. अब कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? इफेक्ट्स. ठीक है, क्या इफेक्ट्स क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के? बहुत सिंपल है, इजी है. तो फर्स्ट क्या है? इंटरेस्टिंग भी है साथ में. नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब देखो, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रही है, उसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. यदि वो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है. पता है कि नहीं? यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी, यही होता है ना. और हमें पता है कि किसी भी चीज़ का यदि वी कांस्टेंट है तो किसी भी चीज़ का कोई कांस्टेंट हो, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है. इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया. ठीक है ना. इसका मतलब कहता कि कंसिक्वेंसेस क्या है, इफेक्ट क्या है, कि यदि कोई फोर्स, हमें कहता कोई फोर्स नहीं चाहिए. कब? जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूवमेंट कर रही हो. क्यों? इसका कारण अभी बताया. यदि यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है. यदि एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? ज़ीरो. तो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड. अंडरस्टूड. सेकेंड वन, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास. अब इनर्शियल मास, जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने बुक ही रखी है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का एक मास है, इनर्शियल मास है.
ठीक है, तो इसका भी मास है कि कितनी इसने स्पेस घेरी हुई है। ठीक है, तो let F be the force acts on two bodies having different masses m1 and m2 और if a1 and a2 be the acceleration produced then दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मास m1 और m2 है और उनके ऊपर जो एक्सेलरेशन है a1 और a2 है और फोर्स दोनों के ऊपर सेम अप्लाई हो रही है। ठीक है ना, दोनों के ऊपर फोर्स सेम अप्लाई हो रही है। एक छोटी बॉल ले लो, एक बड़ी बॉल ले लो। ठीक है ना, इसका एक का मास m1 रख लो, दूसरे का m2 रख लो, तो दोनों को आप सेम फोर्स से धक्का दोगे तो उनके बीच में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास सेम फोर्स है, F इज इक्वल टू m1a1 एंड सेकेंड भी क्या है, F इज इक्वल टू m2a2। और यदि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, इसका मतलब m1a1 इज इक्वल टू m2a2 होगा ना, है ना। यदि एफ एफ इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इट मीन्स m1a1 इज इक्वल टू m2a2। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, m1a1 इज इक्वल टू m2a2। या मैंने क्या किया, a1 और ये वाला a2 नीचे आ गया, इज इक्वल टू m2, ये वाला m1 नीचे आ गया। ठीक है, इफ m1 ग्रेटर देन m2, यदि कहता m1 m2 से बड़ा हो तो क्या होगा, a1 लेस देन a2। आप इस इक्वेशन से देख लो। ठीक है, ये तो हमने इसको मॉडिफाई जस्ट किया ना, a2 इधर आ गया, m1 नीचे आ गया। ठीक है, मान लो मैं दो हमने बॉल्स ली थी। ठीक है, एक छोटी बॉल ले ली और एक बड़ी बॉल ले ली हमने। इसका मास मान लो इसने m1 को बड़ा लिया ना, तो मान लेती हूँ मैं ये m1 बड़ा ले लिया, m2 छोटा ले लिया। ठीक है, m1 मान लो इसका 5 है और इसका 2 है। ठीक है, इसका मतलब m1 क्या है, 5। ठीक है, और m2 क्या है, सॉरी m1 क्या है, 5 लिया। इसका मतलब जो a1 है छोटा होगा ना, a1 लेस देन a2। अब मैंने इस इक्वेशन को इक्वल करना है। आप सिंपल देखो, m1 क्या ले लिया मैंने, 5, a1 नहीं मैंने अभी लिया, इज इक्वल टू m2 कितना लिया, 2। ठीक है, m2 कितना ले लिया, 2। अब a1 क्या होगा, ये इक्वेशन तभी इक्वल होएंगी यदि मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। ऐसे ही है ना। इसका मतलब ये देखो, ये क्या है, m1 a1 m2 a2। सो m1 m2 से बड़ा है तो a1 एक्चुअली a2 से छोटा होगा, तभी 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तभी ये इक्वेशन इक्वल हुई ना। ठीक है ना, इसका मतलब कहता है कि यदि m1 बड़ा है m2 से तो एक्सेलरेशन a1 लेस देन a2। मीन्स जो ऑब्जेक्ट भारी होगी, जनरल चीज़ है, आप दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, अब फोर्स सेम है, इससे भी इतनी है, इसके ऊपर भी इतनी है, तो ये मूव करेगी फास्ट क्योंकि ये लाइट है। ठीक है, ज़्यादा मूव करेगी तो क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा कवर करेगी। ठीक है ना, मोशन में होएगी, वेलोसिटी ज़्यादा होएगी। वेलोसिटी ज़्यादा होएगी तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो नेचुरली ज़्यादा होगा। किसका, a2 का। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और ये हैवी है तो फोर्स तो दोनों में सेम लगी है, तो ये कम मूव करेगी तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो एट अ गिवन फोर्स स्मॉल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द बॉडीज ऑफ हैवियर मास। जो हैवी होगी उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा देन इन द बॉडी ऑफ लाइटर मास। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने सिंपल इनर्शियल मास के बारे में देखना कि इनर्शियल मास है क्या, एक सिंपल डेफिनेशन। अब हमारे पास क्या था कि F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, ये चीज़ तो अलग होगी कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो वहाँ पे एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा और जिसका मास कम है वहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। बट दोनों के ऊपर जो फोर्स है वो सेम अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि इसके ऊपर कम है इसके ऊपर ज़्यादा, दोनों के ऊपर यदि सेम फोर्स होगी तभी ये चीज़ होगी। अब देखो हमारे पास क्या है, मास F इक्वल टू एम मास इंटू एक्सेलरेशन। यदि एक्सेलरेशन हम a1 ले लें कि एक्सेलरेशन क्या है 1, तो F क्या होगा m, मीन्स F किसके इक्वल आ गया, मास के इक्वल।
तो ये मास क्या है, इनर्शियल मास ही तो है। सो द इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन द बॉडी। यहाँ से हमने एक सिंपल डेफिनेशन फाइंड आउट कर ली है इनर्शियल मास की, कि यदि कोई बॉडी, ठीक है, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, क्योंकि ए कितना माना हमने, 1। द इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स, क्योंकि एफ किसके इक्वल आ गया, एम के इक्वल, है ना। तो कहते हैं इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स, क्या है, ये फोर्स ही है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन द बॉडी। यदि हम चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में 1 यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो वो किसके इक्वल है, मास किसके इक्वल है, उस फोर्स के इक्वल। इज इट क्लियर? ये है इनर्शियल मास आपका, है ना। थर्ड केस है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू सिंगल पॉइंट पार्टिकल, कि छोटे से छोटे पार्टिकल के लिए भी जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो एप्लीकेबल है। बड़े के लिए तो है ही है, हैवियर बॉडी, लार्जर बॉडीज, ऑब्जेक्ट, उनके लिए तो है। कहता कि सिंगल पार्टिकल के लिए भी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू अ पॉइंट पार्टिकल, but also applicable to a body or a system of particle provided F is the total external force acting on the system of particle। मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर भी एप्लीकेबल है। क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड क्या है कि जो फोर्स है F इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। जैसे ये मेरी ऑब्जेक्ट है, ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इसके ऊपर मैं एक टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगी तभी ये आगे मूव करेगी ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एज अ होल, और ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट फोर्थ वन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कई बार आ जाता है एक आधे नंबर में क्वेश्चन। हाउ यू कैन से दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन। ठीक है, सिंपल, मैंने ये पेन लिया, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाई तो ये मूव करेगा, यदि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये तो अभी हुआ ना, ठीक है, कोई मैं लास्ट वाली बात तो नहीं ना कर रही, अभी की कर रही हूँ ना, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। तो यही लोकल रिलेशन है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हो तो उसमें मूवमेंट होएगी, वेलोसिटी चेंज होएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसका मतलब वो प्रेजेंट की बात है, ये नहीं कि हम प्रीवियस बात कर रहे थे कि मैंने ऐसे किया था वैसे किया था। इट मीन्स इट इज अ लोकल रिलेशन। The acceleration A at any instant is determined by the force F at the same point at same instant। ठीक है, it means acceleration here and now is determined by the force here and now। अभी force अप्लाई की है तो अभी acceleration प्रोड्यूस होगा, not by previous history of motion of the particle। ठीक है, it shows second law of motion is a local relation। आगे समझ में बात। चलो नेक्स्ट है इम्पल्सिव फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें तो एग्जाम में आता है, आप में आएगा इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स होती है जो बहुत कम समय के लिए होती है। द फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडीज फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिटिंग अ बॉल विद बैट, है ना, एक बॉलर ने बॉल फेंकी, क्रिकेटर ने उसको हिट किया, तो एकदम से वो चेंज भी हुई है, किस वेलोसिटी से गई, वो हिट हुई है और बहुत कम समय के लिए जो फोर्स लगी, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। किकिंग अ फुटबॉल एट्सेट्रा, इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इम्पल्सिव फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। फर्स्टली इट चेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम एंड देन फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। ठीक है, पहले 0 टू मैक्सिमम एंड देन मैक्सिमम टू 0। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, क्रिकेट का मैच ही है ना, बॉलर ने बॉल हाथ में पकड़ी है, अब उसकी वेलोसिटी अभी तक 0 है, जैसे ही उसने फेंका 0 से कहाँ तक गई, वो एकदम मैक्सिमम तक। ठीक है, क्रिकेटर ने हिट किया उसको, वहाँ तक क्या थी, मैक्सिमम। उसके बाद फिर किसी ने कैच कर लिया या वो नीचे गिर गई और रुक गई, तो मैक्सिमम से क्या आ गई, 0। ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट चेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू 0। अब इम्पल्स का मतलब क्या है,
इट इज़ द टोटल इफेक्ट ऑफ अ लार्जर फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। वही चीज़ है इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स, वो फोर्स लार्जर फोर्स जो बहुत कम समय के लिए लगती है, एक्ट होती है किसी बॉडी के ऊपर। इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम या टोटल चेंज इन मोमेंटम। टोटल चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना पूरा चेंज हुआ वो भी क्या है, इम्पल्स। और फोर्स मल्टीप्लाई टाइम ये भी क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स और चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। जो फोर्स की डायरेक्शन होएगी, जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होएगी, वही इम्पल्स की डायरेक्शन होएगी। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी ज़ीरो, इट मे बी नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब है, आपको मैंने वेलोसिटी का भी बताया था ना, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव ज़ीरो, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव ज़ीरो और नेगेटिव हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि मैंने बॉल को हिट करना है, बॉलर ने बॉल फेंकी, क्रिकेटर ने जो बैट्समैन है उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस तरफ फेंकूँगा, दाएं तरफ फेंकूँगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होएगी मेरी। पर यदि वो दूसरी तरफ कर लेता, बाएं तरफ, तो वो नेगेटिव होगी। यदि वो बिल्कुल ही धीरे से करता है तो कई बार इम्पल्स बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी डायरेक्शन को चूज़ किया है, ठीक है। तो जो चूज़ की है वो पॉजिटिव होगी, जो उसके उल्ट होगी वो नेगेटिव होगी। यदि कोई चेंज नहीं है तो ज़ीरो। ओके, so it may be positive, zero or negative. Then expression, consider a force F acts on a body for a small time dt, then impulse of force is given by dj is equal to f dt. Wait for a moment. सो नेक्स्ट टॉपिक जो है इम्पल्स का एक्सप्रेशन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।